गुड मॉर्निंग देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका कैप्टन अभिषेक और आज के इस सफर की दूरी करीब 20 मिनट में तय की जाएगी। इसमें हमारा साथ देंगे कुछ पत्थरों को चीरती हुई लहरें, बारिश में भीगे हुए रास्ते, इतिहास के पन्नों में छिपे राज और सफेद समुद्र तटों के कुछ अपने अनोखे साज। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आप उड़ान भरने जा रहे हैं इंडिया के बेहद खूबसूरत अंडमान आइलैंड्स की ओर। अंडमान की तकरीबन सभी फ्लाइट्स अर्ली मॉर्निंग पहुंचती हैं। इसका फायदा यह है कि आपको पूरा दिन मिल जाता है, बट इसका प्राइस पे करना पड़ता है एक रात पहले के जागरण से। खैर, प्लान तो पहुंचते ही रेस्ट करने का था, लेकिन अपने होटल के पास के इन खाली भीगे हुए रास्तों ने थोड़ा सा बहला फुसला के मना ही लिया। अंडमान ट्रिप का पहला दिन यहाँ की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में गुजरता है, जिसका अभी 1 महीने पहले ही दोबारा नामकरण हुआ और अब गोइंग फॉरवर्ड इसे श्री विजयपुरम बोला जाएगा। अभी तक मुंह पे ये नाम तो नहीं चढ़ा, बट यहाँ की बीचेस का काम और प्लेजेंट एटमॉस्फेयर यहाँ पहुंचते ही चढ़ गया था। मेरे होटल से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थी कॉर्बिन्स कोव बीच। ये छोटी सी बीच वैसे तो जानी जाती है अपने ब्लू वाटर्स, व्हाइट सैंड्स और कुछ वाटर स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन ये गहरे बादल जो अपने साथ हल्की ठंडी हवा लेके आए थे वो काफी थी इस जगह और इस एटमॉस्फेयर में एक शांत सुबह बिताने के लिए। इस ट्रिप पे एक अलग सा सुकून, एक अलग सा फ्रीडम था, क्योंकि ये अंडमान ट्रिप की एंड टू एंड प्लानिंग मैंने छोड़ दी थी ई ट्रिप्टो पे। एक ट्रैवलर को वैसे तो प्लानिंग उतनी ही प्यारी होती है जितनी मेरी मम्मी को दिवाली की सफाई, बट कभी कभी अपना काम दूसरों पे डालने को डेलीगेशन नहीं, स्मार्ट डिसीजन कहते हैं। ई ट्रिप्टो स्पेशलाइजेज इन डेस्टिनेशंस लाइक कश्मीर, सिक्किम, मनाली, दार्जिलिंग एंड ऑफ कोर्स अंडमान। मेरी बस एक ही रिक्वायरमेंट थी कि स्टे सी फेसिंग होना चाहिए, एंड व्हाट आई गॉट वाज इनफ टू मेक मी हैप्पी। अंडमान की कई खास बातों में से एक है यहाँ की बारिश, जो आजकल पहाड़ों में स्नोफॉल की तरह बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बट ये काफी नहीं थी हमें रोकने के लिए। तो हमारे पोर्ट ब्लेयर भ्रमण की शुरुआत हुई रॉस आइलैंड से, जहाँ जाने के लिए एबरडीन जेटी से एक फेरी लेनी होती है। ये 10-15 मिनट की बोट जर्नी भले ही छोटी हो, लेकिन हर तरफ नजारों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि जो फेरी आपको ड्रॉप करती है वही वापस लेके जाती है। जनरली 1 से 1.5 घंटा मिलता है पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें नेचर और हिस्ट्री दोनों में इंटरेस्ट है। आइलैंड पहुंचते ही क्लियर हो जाता है कि इसे डियर आइलैंड क्यों बोला जाता है। एंट्रेंस से लेके आइलैंड के हर कोने तक यहाँ के ये परमानेंट रेजिडेंट्स आपके आसपास ही रहते हैं। एंड इवन दो ये बाकी जगहों के डियर्स की तरह उतने शाय नहीं है, बट प्लीज इंश्योर कि इनको कुछ भी पैकेज फूड ना दें एंड जस्ट लेट देम बी। रॉस आइलैंड ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हुआ करता था। यहाँ पे वो प्रिजनर्स को तो रखते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ एक पूरी कॉलोनी बसाई हुई थी, जिसमें मार्केट, हॉस्पिटल, बेकरी, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ये सब था। 1941 में एक अर्थक्वेक के बाद कैपिटल बन गई पोर्ट ब्लेयर और फिर अगले 3 सालों तक रॉस आइलैंड रहा जापानियों के अंडर। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स आर इन रूइंस, दे स्टिल टेक यू टू अ डिफरेंट एरा। रॉस आइलैंड सिर्फ एक हिस्टोरिकल ट्रेजर ही नहीं, बल्कि अंडमान की नेचुरल ब्यूटी का एक छोटा सा नमूना भी है। हिरन, मोर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पीपल की बेलों से ढके हुए खंडर, जिस तरफ भी चलते जाओ ये आइलैंड एक ओपन एयर म्यूजियम लगता है।
वो सभी लोग जो यहाँ के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं वो एक गाइडेड टूर भी ले सकते हैं, और वो भी एक ऐसे गाइड के साथ जो जानवरों से बातें करती हैं। यूं ही घूमते हुए मैं हैरान रह गया जब मैंने इनको अलग अलग डियर्स और पीकॉक्स को नाम से बुलाते हुए सुना। मिलिए अनुराधा राव से, जो इसी आइलैंड पे पली बड़ी हैं और आज यहाँ के जानवरों के लिए उनकी माँ से कम नहीं है। ये उनको नाम से बुलाती हैं, हाथों से खाना खिलाती हैं और डांट और प्यार दोनों देती हैं। सर, मैं इसी आइलैंड की 4th जनरेशन हूँ। ये मेरे पूर्वज का जगह है, ये मेरे पिता का जन्म स्थान है। मैं इस आइलैंड की 4th जनरेशन। मेरे माँ के पूर्वज, मेरे पिता के पूर्वज कैदी बनकर आए थे, और जब मैं पैदा हुई, थोड़ी बड़ी हुई, तो लोग फिशरमैन के नाम इधर आते थे। तब से इन जानवरों से प्यार हुआ। तब थे भरपूर था, मगर बाद में लोग इसका हंटिंग करने लग गए थे, जब उसको मार देते थे, वो दिल को दर्द देता था जी। और फिर मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी। छोटी बच्ची से मैं इधर आती, धीरे धीरे बड़ी हुई। जब मैं बड़ी हो गई तो 1987 में यहाँ डिफेंस की एंट्री हुई, तो उसने मेरी मदद की। आज मेरे पास 17 डियर्स है, 550 डियर्स है। 17 से 550 अपनी जिंदगी का 50 साल देकर ही बनाया है। और जब तक जिंदा हूँ मैं आपको यही मिलूंगी, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी छोड़कर नहीं जाती ये आइलैंड को। 2004 के सुनामी ने अनुराधा जी से इनके कुछ फैमिली मेंबर्स को तो छीन लिया, लेकिन इनको इन जानवरों का ख्याल रखने का पर्पस दे दिया। इसीलिए जहां एक टाइम पे इस आइलैंड पे सिर्फ 17 हिरण थे, आज उनका काउंट 500 से भी ज्यादा है। शी इज डेफिनेटली अ सर्वाइवर, अ फाइटर एंड अ सेवियर। आज के टाइम पे पोर्ट ब्लेयर का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है सेल्यूलर जेल, जो एक मेमोरियल है डेडिकेटेड टू द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ एंटर करते ही सामने दिखती है स्वतंत्र ज्योत, उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो वीर गति को प्राप्त हुए ताकि आज हम ये फ्रीडम एंजॉय कर सकें। (1857) के रेवोल्यूशन के बाद सभी क्रांतिकारियों को यहाँ लेके आया करते थे और इसको काला पानी की सजा कहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस टाइम पे ये आइलैंड्स के आसपास एकदम ब्लैक सी हुआ करता था, इस वजह से ये नाम पड़ा। कुछ कहते हैं कि यहाँ की सजा इतनी डार्क और पेनफुल होती थी, इसीलिए काला पानी बोला जाता था। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये वर्ड काला आया है संस्कृत टर्म काल से, विच मीन्स टाइम, एंड देयरफॉर काला पानी ट्रांसलेट्स टू द वाटर्स ऑफ डेथ। फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ लाने की यही इंटेंशन थी कि उनको ऐसा टॉर्चर किया जाए जो मृत्यु के समान हो, और क्योंकि आसपास भी सब जगह पानी था तो भागने का भी कोई मौका नहीं था। नीला समंदर और सफेद बीचेस तब भी थी, लेकिन क्योंकि वहां से कोई बच नहीं सकता था, दैट्स व्हाई काला पानी मीन्स वाटर्स ऑफ डेथ। अभी के टाइम पे एक म्यूजियम है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बट मैं यही सोचता हूँ यार, उस टाइम पे जो लोग यहाँ रहे हैं और उन लोगों ने जो सहा है, यू कांट इवन इमेजिन। इवन दो सेल का साइज़ ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, बट इतना सा दरवाज़ा, एक छोटा सा यहाँ पे एक उनकी खिड़की सी कह लो, जिसमें से आपको शायद खाना दिया जाता होगा। एकदम अंधेरा, दीवारें मैं देख रहा हूँ ना तो ईजिली 2-2.5 फीट चौड़ी दीवारें हैं। और आई रेड ओवर देयर कि सेल्स बनाए भी इस तरह से है कि जैसे ये इधर फेसिंग है तो इनके जो सामने वाला सेल होगा उनका फेसिंग इधर नहीं होगा। सो द फ्रंट ऑफ दिस फेसेस द बैक ऑफ द अदर सेल। जो म्यूज़ियम में 2-3 लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं कि हाउ डिड दे फील, और कितनी बार उनको सुइसाइड का थॉट आया है, कितनी बार उनको आया कि बस यार ख़त्म करो, दिस इज़ नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग, एंड चिल्स डाउन योर स्पाइन यार। सोच के ही इतना ख़राब लगता है। फॉर ईयर्स एंड ईयर्स जिन लोगों ने यहाँ सहा है। यहाँ अंदर एक म्यूजियम भी है जिसमें पूरे जेल का एक मिनिएचर मॉडल रखा गया है। पुरानी तस्वीरें, किताबें और उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के नाम जिन्होंने अपनी जिंदगी के प्राइम ईयर्स यहाँ की काल कोठड़ी में काटे।
ये सब देख के स्वतंत्रता की इंपॉर्टेंस पता चलती है, जिसे हम कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सेल्यूलर जेल विजिट का सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है यहाँ हर शाम होने वाला लाइट एंड साउंड शो। This vocal and enlightening presentation of the heroic freedom struggle literally transports you to one of the darkest phases of history. इसे शूट करने की परमिशन नहीं है और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस एक्सपीरियंस को कैमरा से नहीं बल्कि अपनी सेंसेस से महसूस करें। अंडमान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि बीचेस और वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ ये ट्रैकर्स के लिए भी एक एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है। ऐसे ही एक इजी और एक्सेसिबल ट्रैक को मैंने भी अपने प्लान में रखा, बट ये नहीं पता था कि यहाँ तक की ड्राइव भी इतनी रिफ्रेशिंग होने वाली थी। चिड़िया टापू पोर्ट ब्लेयर से 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुंचने में अराउंड 1 घंटा लगता है। While it is easily reachable, the beach retains a sense of seclusion and untouched charm, which makes it an ideal destination for those looking to enjoy the best of both worlds, the proximity to the city and the bliss of a secluded beach. So ये है चिड़िया टापू। थोड़ा सा ना इसके नाम को लेके थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन बताता हूँ। सबसे पहले इसके नाम में टापू आता है तो ऐसा लगता है कि अलग आइलैंड है, बट ऐसा नहीं है। सेम ही आइलैंड में आप पोर्ट ब्लेयर से यहाँ तक बाय रोड पहुँचते हो, कोई फेरी नहीं है। ऑफ कोर्स ये आसपास की जगहों से के कंपैरिजन में थोड़ी सी और ज़्यादा दूर है, तो इट ईजिली टेक्स 40-45 मिनट्स टू रीच हियर। उसके बाद अब मुझे ये लग रहा था कि देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मुंडा पहाड़, देन देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मुंडा पहाड़ बीच एंड देन देयर इज़ चिड़िया टापू एंड चिड़िया टापू बीच। तो अब 4 चीज़ें हैं, उसका क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा देता हूँ जो मैंने पूरे रास्ते अपने ड्राइवर साहब का सर खाया और उनसे समझा। तो चिड़िया टापू ये पूरा एरिया है। इनफैक्ट यहाँ पहुँचने से भी करीब आप ये लगाओ 10 मिनट पहले ही वो चिड़िया टापू लिमिट्स शुरू हो गए। तो ये पूरा एरिया का नाम चिड़िया टापू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीच का नाम है। सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे इसी चिड़िया टापू में देयर इज़ अ क्लिफ जिसको मुंडा पहाड़ या मुंडा पहाड़ी बोलते हैं, तो वो भी चिड़िया टापू का ही पार्ट है। देन कम्स चिड़िया टापू बीच एंड मुंडा पहाड़ी बीच, जो दोनों एक्चुअली सेम है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मैंने कहीं पढ़ा था कि मुंडा पहाड़ का मतलब है ब्लैक माउंटेन एंड इट्स इंस्पायर्ड बाय द ब्लैक क्लिफ्स दैट राइज मैजेस्टिकली नियर द बीच। ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक काफी सिंपल ही है और ऊपर पहुंचने में करीब 45 मिनट लगते हैं। तो ये पूरा कुछ आई थिंक 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी तो हम शायद 200-300 मीटर ही आए होंगे। बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं लग रहा, ग्रेजुअल असेंट है। दोनों तरफ ट्रीज़ का कवर है, कैनपी है। धूप से तो डेफिनेटली बचाता होगा। अभी आजकल बारिश का टाइम है, थोड़ा टाइम पहले भी बूंदें पड़ रही थी। बारिश से बचाएगा या नहीं ये पता नहीं। इतना कोई ऐसा डिफ़िकल्ट अभी लग नहीं रहा है, बट पूरा रास्ता अगर देखो ना तो ये ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड के जो ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स निकली हुई हैं और रूट्स अंदर से ज़मीन में से एकदम एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो उससे पूरा रास्ता बना हुआ है और बीच बीच में इन्होंने पत्थर डाले हुए हैं जस्ट टू एंश्योर कि स्लिपरी ना रहे। तो मैं बस यही देख रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट में कि अगर कोई एक, हम आज अपनी हाइकिंग स्टिक लाए नहीं तो एक कोई मेक शिफ्ट हाइकिंग स्टिक मिल जाए तो ऑफकोर्स आसान रहता है, बट अदर देन दैट तो सही लग रहा है। एक ये चीज़ बड़ी अच्छी बनाई हुई है, हर जगह इन्होंने एक ट्री के लॉग पे पूरा जहाँ पे भी डायरेक्शन है एंड कितने मीटर्स टू गो
वो बनाया हुआ है। तो कहीं पे भी, इससे पहले भी एक जगह थी जहाँ पे एक फोक टाइप था, तो लेफ़्ट जाना है राइट जाना है पता नहीं, तो अचानक से नज़र गई तो वहाँ पे भी था। तब कुछ आई थिंक 1100-1200 मीटर्स बचा था, अभी 944 मीटर्स बता रहा है और उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ से राइट, बिकॉज एक रास्ता लेफ़्ट पे भी जा रहा है। सो दैट्स अ गुड वे कि सेल्फ गाइडेड ट्रैक और किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। आवाज़ आ रही है? पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं। बाहर पूरा बारिश हो रही है, बट ये कैनोपी इतनी थिक है कि अंदर बिल्कुल एक बूंद नहीं पता चल रही। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। इट्स एक्चुअली क्वाइट थिक, सो इट वर्क्स। खुद ही नज़र लगाना ना कोई हमसे सीखे। अभी मैंने जस्ट पीछे बोला कि बाहर बारिश हो रही है, यहाँ कैनोपी इतनी थिक है और बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, थोड़ा सा उससे आगे आए और पानी आना शुरू हुआ। अब या तो हमने पेड़ों को और कैनोपी को नज़र लगा दी, या बारिश ने उसको चैलेंज ले लिया कि अच्छा बेटा तुम भीगे बिना जाओगे यहाँ से। The trek takes you through dense tropical forests, offering a chance to witness the rich flora and fauna of the region. As you reach, the panoramic views of the coastline and the vast expanse of the ocean gives you this breathtaking feel of reaching an edge of the island. ट्रेनिंग डन, इट वाज क्वाइट अ क्विक ट्रेनिंग। अब कितना सीखा है कितना नहीं वो तो पता चलेगा। एक बार हर किसी को भी एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करना बिल्कुल बनता है। चैलेंज योरसेल्फ, टेस्ट योर लिमिट्स एंड देन यू नेवर नो। पूरी ऐसे ट्रेल चलती हुई चली जा रही है विद वंडरफुल कैनोपी। कोई एक लोकल स्टाइल प्रिपरेशन है जिसको बोलते हैं बनाना लीफ फिश। I'm happy to be in Andamans.